AS3 cash flow statement. Applicable mandatorily to लेवल 1 इंटरप्राइज. जो लेवल 1 इंटरप्राइजेज हैं, जो कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन पे अप्लाई होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लेवल 1 के एंटिटी में फॉल करने की कैटेगरी को कब चेक करना है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. किन के लिए ऑप्शनल है, और या फिर ये कहा जाए कि एएस सजेस्ट करती है देना, बट किन के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है? स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज विच आर स्टार्टअप्स. इनको एएस सजेस्ट करती है, अप्रिशिएट करती है अगर ये कैश फ्लो देते हैं तो, बट मैंडेटरी है सिर्फ लेवल 1 एंटरप्राइजेस को ही. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है. कैश फ्लो एक एडिशनल स्टेटमेंट है. क्या करता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश. सोर्सेज का मतलब जो इनफ्लोज होते हैं, जो पैसे आते हैं, और यूटिलाइजेशन का मतलब जो आउटफ्लोज होते हैं, जहां पैसे जाते हैं. ये एक अकाउंटिंग पीरियड में, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. तो कैश फ्लो एक एडिशनल स्टेटमेंट है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोर्सेज और इनफ्लो का और यूटिलाइजेशन का. कैश के यूटिलाइजेशन या सोर्सेज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. इसके एडवांटेज क्या क्या है? इसके एडवांटेज है हिस्टोरिकल चेंजेज इन कैश फ्लो. और ये क्या करता है? ये बताता है एंटिटी के एंटिटीज एबिलिटी टू जेनरेट कैश. इसके अलावा कंपेरेबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टू एंटिटीज. क्या होगा अगर हमको पता होगा कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा कैश जनरेट कर पाती है, कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाती है, तो हम उनको कंपेयर कर पाएंगे. कैश फ्लो से हम किसी कंपनी के इंसॉल्वेंसी को जान सकते हैं, हम उसके लिक्विडिटी को जान सकते हैं कि कितने समय में इसका लिक्विडिटी आ जाता है. यानी कि कहने का मतलब है कि कितनी ज़्यादा लिक्विड है कंपनी, कितना उनका कैश टर्न कितने जल्दी हो जाता है कैश फ्लो. और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं, कैश का रिक्वायरमेंट कितना हो सकता है, ये हम जान सकते हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये एक टर्म है जो एएस जिसको डिफाइन करती है और बोलती है कि इसके अंदर आएगा कैश. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए ही बनाया जाता है, ये जानने के लिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन है. तो इस टर्म को हम लोग जान लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. पहला है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है. इसके अलावा आता है डिपॉजिट्स, रिपेबल ऑन डिमांड. ये क्या होता है? ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक में रखे गए हैं और हम कभी भी उसको इनकैश कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी पेनल्टीज के. जैसे करंट एसेट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब रिपेबल ऑन डिमांड है और ये सब डिपॉजिट है.
तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, 3 मंथ से लेस देन के डिपॉजिट्स जो होंगे इनको हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं या हाईली लिक्विड डिपॉजिट्स कह सकते हैं, 3 मंथ से कम के जो डिपॉजिट्स होंगे और जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर हमें पता है कि हमारा 200 रुपया जमा है, 3 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट के साथ आएगा, तो हमें पता है कि ये सर्टेन है कि इतना ही पैसा हमें मिलेगा। शेयर्स जो होते हैं उनको भले आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बट उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है। उसमें कितना मिलेगा इसका आप अंदाजा हमेशा परफेक्ट नहीं लगा सकते। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब होता है कि एक तो कैश इनफ्लो होगा और एक कैश आउटफ्लो होगा। जो पेमेंट्स आएंगे उनको हम कैश जो रिसिप्ट्स होंगे, जो पैसे आएंगे उनको हम कैश इनफ्लो कहेंगे, और जो पेमेंट्स होंगे जो जाएंगे उनको हम कैश आउटफ्लो कहेंगे। कैश फ्लो में क्या क्या नहीं आएगा? कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो कैश फ्लो नहीं कहला सकता। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनमें कोई मूवमेंट है तो इनको हम कैश फ्लो नहीं कहेंगे। जैसे बैंक में करेंट अकाउंट है और हमारे पास कैश हमने जमा किया, तो ये कैश फ्लो नहीं है, ये तो विद इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मूवमेंट हो रहा है, और हमें वैसे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पोजीशन देखना है, तो इनके बीच का मूवमेंट को हम कैश फ्लो नहीं कह सकते। Many times change in cash does not imply cash flow। मतलब हमारे पास में एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हमारे पास में $1000 का एक ट्रांजैक्शन हुआ, हमने उसको बुक्स में उस समय के प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट से बताया कि 45,000 का हमारे पास में बैलेंस है, से ये कैश बैलेंस है। 45,000 का कुछ ट्रांजैक्शन था जिससे हमारे पास कैश आया, हमने 45,000 कैश ले लिया और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट डेट पे आके अब एक नया रेट है एक्सचेंज करेंसी का जो है 75 रुपीज़, तो हमने वापस इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया 75,000। ऑल्दो देयर इज ए चेंज इन बैलेंस बट दिस डजंट इम्प्लाई कैश फ्लो। टाइप ऑफ कैश फ्लो, ये जरूरी है क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे सवाल बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, यानी कि जिस बिजनेस को हम करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस है जिससे हम कमाते हैं, उस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक मोटर कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो मोटर कार को बनाती और बेचती है, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शन ऑपरेशनल एक्टिविटी कहलाएंगे, और इनसे आने वाले कैश फ्लो को ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इन कैश, सैलरी वेजेस पेमेंट करना, बाकी अदर एक्सपेंसेस को कैश में पे करना, रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को पे करना। दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। AS3 कहता है कि अगर हमारा कोई एक्विजिशन है, परचेज है या डिस्पोजल है लॉन्ग टर्म
एसेट्स का या इन्वेस्टमेंट्स का, तो इनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। जैसे पीपीई को एक्वायर करना, पीपीई को डिस्पोज करना, कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करना, डिवेंचर में इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इनसे आने वाले इंटरेस्ट को भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहेंगे। इस इंटरेस्ट पे जो टीडीएस कटेगा उसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहेंगे। इसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो ओनर के कैपिटल की कॉम्पोजिशन या साइज को चेंज करें। एग्जाम्पल में ले लेते हैं बोरोइंग, इक्विटी इशू करना, तो इससे ओनर का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू करना, साइज भी चेंज होगा, कॉम्पोजिशन भी चेंज होगा। बोरोइंग करना, ओनर के कैपिटल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कुछ इक्विटी हो जाएगा, कुछ डेट हो जाएगा। इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इस पे दिए जाने वाला डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इस पे दिए जाने वाला फाइनेंस भी इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जो बोरोइंग पे या इक्विटी पे या प्रेफरेंस पे दिया जाता हो, और उनसे रिलेटेड टीडीएस भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स हो गए जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो गए, जैसे परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स इन कैश। इन्वेस्टिंग के हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदना, इन्वेस्ट करना शेयर्स डिवेंचर्स में। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोन एडवांस देते हैं और ये ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में दिए जा रहा है, जैसे अपने सप्लायर को दे रहे हो कुछ सामान सप्लाई करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। बट अगर लोन एडवांस हम ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में नहीं दे रहे हैं, या सब्सिडियरी को दे रहे हैं, या अदर एंटिटी को दे रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता है। अगर एक फाइनेंस कंपनी यही लोन एडवांस देती है, तो वो उनका ऑपरेशन है, उनका तो काम ही यही है, यही उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटिंग है या नहीं। पहला है, ये हेडिंग देख रहे हैं आप, इस हेड के अंदर ही बात करेंगे, लोन एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड। इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं बोलूंगा और मैं टाइम नहीं दूंगा, जो जितनी जल्दी टाइप कर सकता है टाइप करके रखे पहले से ही। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। Loan and advances given and interest earned on them in ordinary course of business. शिवानी ने कहा investing. Anybody else? It's operating. फाइनेंसिंग, सभी गलत हैं, सभी गलत है, जितने लोगों ने जवाब दिया सभी गलत हैं। It's operating. See, the loan and advances are given in ordinary course of business. It's not investment in some company. ये हो सकता है हम सप्लायर को दे रहे हैं, इस तरीके का लोन एंड एडवांस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देते हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं होता। आप कभी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं अनलेस यू आर एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। आपका बिजनेस थोड़ी है इन्वेस्ट करना, लोन एंड एडवांस देना। अगर वो होता तो अलग बात था। अभी आप जब बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे तब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं। लोन एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम।
पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर भी सही है। घंटी को बेल कौन बजा रहा? तो ये दोनों आंसर आपके, दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। चलिए, इट शोज दैट यू आर लर्निंग। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम आर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सब्सिडरीज को लोन एडवांस दिया है और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया है। नो आंसर, नन। दिस इज अगेन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। यस, टाइप करना, मैं देख रहा हूं। तो इसमें सब्सिडरी को कभी कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो होता नहीं ना, लोन और एडवांस देते रहना, इसलिए ये इन्वेस्टिंग होगा। यस, मेरा सही हो गया। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम, जल्दी बताओ। ट्रू। ऑपरेटिंग। एनी प्रॉब्लम, एनीबडी? आंसर नहीं दे रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है। फिर मैं प्रॉब्लम बताने जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि किसको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सवाल बनाते समय। इसलिए पार्टिसिपेट करिए। ओके, अब एडवांस पेमेंट टू सप्लायर इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। अच्छा, इसका आंसर बता रहे लोग, वेरी गुड। ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट्स, इसका बताइए। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। यस। ऑपरेटिंग। ओके ठीक है, माइक ऑन कर लो आप लोग, लिखने में टाइप करने में टाइम लग रहा है। ऑन कर लो माइक, जो भी ऑन कर सकते हैं। नाउ देर इज डिफरेंट, हेडिंग चेंज हो गया। हाँ, लोन एडवांसेस टेकन, अभी तक गिवन था, अभी टेकन है। इंटरेस्ट पेड, लोन एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो। इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग। गुड, ऑपरेटिंग। लोन एंड, अंडरस्टैंड दिस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया सारा ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग ही होगा। और अंशिका जो है दोनों ऑप्शन दे रही है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, या पता नहीं दो का आंसर एक साथ लिखा है। ऐसे नहीं, कोई ना कंफ्यूज कोई तो मत सही करो होगा। मुझे। यू ऑल हैव सीन दैट ग्रीन लाइट रेड लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, नेटफ्लिक्स पे। गलती होने से, जरा सा भी गलत होने से सीधा फायर, गोली मार देते हैं उसमें। कंफ्यूजन नहीं करना। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम, लोन एंड एडवांस लिया है और सही। इंटरेस्ट पेमेंट किया है। इन्वेस्टिंग। हाउ डू यू फील? जब कोई लोन वगैरह लेते हैं आप, ओनर के साइज कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं। किधर ही चला गया, इधर। साइज कॉम्पोजिशन को चेक करते हैं। डेट जब भी होता है, लोन जब लिया जाता है तो वो हमेशा फाइनेंसिंग होता है। लोन लेना फाइनेंसिंग है और कुछ सीखना ही नहीं है उसमें, ठीक है। बट यहां जो था ये ओके। लिख दिया था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, इट्स जस्ट कोई एडवांस लिया होगा, इस टाइप का लोन लिया है। देन लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडरीज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम। सही, फाइनेंसिंग। करेक्ट। एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम। सर, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। सही है, सभी सही है। ऑपरेटिंग नेक्स्ट समझ में आ रहा है, सप्लायर को देना है तो इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट टेकन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 16। किसी को हमने मान लिया कोई इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, क्या होगा? ऑपरेटिंग। एकदम सही, ऐसे ही पता था कि सबको समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न, इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न ऑन देम इन द फाइनेंसिंग। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फाइनेंसिंग। ये, फाइनेंसिंग। नहीं सर, ऑपरेटिंग में होगा शायद। अब यहाँ पे ये समझने का है कि सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बट जब किसी का इन्वेस्टमेंट करना और डिविडेंड लेना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाए तो वो कंपनी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो ऑपरेटिंग फिर तो। हाँ, इसीलिए उसके लिए वो ऑपरेशन हो गया, उसका मेन बिजनेस ही यही है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम, इन्वेस्टिंग समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। इन्वेस्टिंग समझ में आ रहा है ना, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिविडेंड कमा रहे हैं। ये तो शेयर में इन्वेस्ट करने जैसा हो गया किसी कंपनी के लिए।
सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप बाहर वाले कंपनी में जाके इन्वेस्ट करो या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप कर तो इन्वेस्टमेंट ही रहे हैं, ऑपरेशन का पार्ट तो है नहीं है आपका। टैक्स का प्रोविजन का तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन टैक्स पेमेंट का बात कर सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स दिया तो क्या होगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सर इसके आगे ऑपरेशन हाँ, ऊपर। बोलिए बोलिए। सर ऑपरेटिंग में जाएगा फर्स्ट वाला। यस, उसके अगेंस्ट में टैक्स कटा, मैंने बताया था ना, जिस तरह का एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी उसी में जाएगा। तो टीडीएस अगर ऑपरेटिंग पे कटा तो ऑपरेटिंग, और इन्वेस्टिंग पे कटा तो इन्वेस्टिंग। ठीक है, सिमिलर चीज नीचे भी आ रहा है, इनकम पे भी एक्सपेंस पे भी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। बताइए तो जरा, इसके लिए मैं वेट करूंगा, जो टाइप करना चाहते हैं टाइप करें। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ऑपरेटिंग। ठीक है, एक ने ऑपरेटिंग कहा, बाकी ये सर ऑपरेटिंग ही पे आएगा। ठीक है, दो ऑपरेटिंग। जवाब देना जरूरी है, अपने आप को आप छिपा के नहीं रख सकते शिवानी। सर आई थिंक आएगा ही नहीं, क्या पता कहीं पे। ऐसे तो नहीं हो सकता, कैश आ रहा है ना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कैश है, इट्स अ कैश फ्लो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग। देखो फाइनेंसिंग तो नहीं है, सबको पता है ना। हाँ जी, फाइनेंसिंग तो नहीं है। इट्स एन एक्सेप्शनल नेचर ऑफ कैश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। क्योंकि आप इसको इन्वेस्टिंग भी नहीं बोल सकते, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उससे तो पैसा आया नहीं आपके पास, ठीक है ना। और ये किस चीज से रिलेटेड है? लॉस ऑफ स्टॉक से। अगर ये फिक्स एसेट से होता ना, जो कि नीचे हो रहा है, तब हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते। अगर लेकिन क्योंकि स्टॉक और प्रॉफिट का बात सवाल है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो ऑपरेशनल पार्ट से रिलेटेड है, कहेंगे इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये ऑपरेटिंग ही रहेगा। इसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है अपने को बुक्स में, सेपरेट डिस्क्लोजर देना है इसका, याद रखिए, ठीक है। ये नीचे लिखा है। अब ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जो फाइनेंसिंग का ही काम करता है, उसके लिए इंटरेस्ट पेड इज ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। जब उसके ऑपरेशन का ही पार्ट है तो सारा ऑपरेशन में ही जाएगा। बट अदर एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट पेड क्या होगा? क्विक, इंटरेस्ट पेड। इन्वेस्टिंग। कभी इन्वेस्टमेंट पे आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होगा सर, हाँ, इसमें तो मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ, ये इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। सही, ये इन्वेस्टिंग। ये इसके बाद डिविडेंड रिसीव, तो इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, ये डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव में कोई अंतर नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है। वैसे होमवर्क रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके आगे बहुत आगे निकल जाएंगे ये सबसे, बट फिर भी अपने से सवाल अटेम्प्ट करने के पहले आप इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। इनके आंसर्स आपको कैसे पता चलेंगे? ये स्टडी मैथ से ही लिया हुआ है आपका, तो वहां से आप पूरा का पूरा बंच को फिर मैच करा सकते हैं। फाइन, आई होप एटलीस्ट अंडरस्टेबल है आप लोगों के लिए कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। ओवर द टाइम जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू जहां पे हम लोग चल रहे थे। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने जैम बोर्ड पे। हम लोगों ने अभी तक सीखा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है एक्टिविटीज को। अब हम लोगों को सीखना है कि रिपोर्ट कैसे करना है। तो रिपोर्टिंग के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं रिपोर्टिंग कैसे करना है।
रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लोज। जैसा हम लोगों को पता है कि एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक इन्वेस्टिंग है और एक फाइनेंसिंग है। तो ऑपरेटिंग को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो हमेशा डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द फॉर्मेट ओनली। तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, फॉर्मेट भी हम समझ जाएंगे और ये भी समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक्स लिमिटेड का, जिसमें डायरेक्ट मेथड लिखा है। एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट और ये भी आ जाता है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग बनाने के लिए भी आ जाता है, आप जब अपने क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो। क्योंकि सर अगर स्क्रीन शो नहीं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से शुरू करेंगे हम, पर्टिकुलर अमाउंट। और क्योंकि डायरेक्ट मेथड का कहने का मतलब है कि आप बताइए कि कितना कैश आपका आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और कितना आपका गया। ये हम सीधा का सीधा कंपाइल कर सकते हैं, कैश बुक समझ सकते हैं इसको एक तरीके का। तो पहला जैसे हम डाल रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये हमको सारे इनफ्लोज को ब्रेक करना है, आइटम वाइज बताना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आ गया। और कहां से कैश आता है, डेटर्स हमको कैश देते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे कैश रिसीव होता है। और कोई गुड्स के अलावा हम सर्विसेज सेल कर सकते हैं जिससे हमको कैश आएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है। डिडक्शंस में क्या हो सकते हैं, क्या जाएगा, हमारा आउटफ्लो क्या होगा, कैश परचेज कर सकते हैं हम, कुछ ट्रेड पेबल को जो क्रेडिट में खरीदे होंगे उसका पेमेंट हो सकता है, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है जैसे पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। एंड देन वेजेज और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो सकता है, इनकम टैक्स का पेमेंट हो सकता है जिसको हमको डायरेक्ट मेथड में माइनस करना है। यहां तक हमारा कैश फ्लो निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बट विदाउट कंसिडरिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लाइक इंश्योरेंस रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक। इस तरीके के आइटम अलग से माइनस करके दिखाए जाएंगे और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ जाएगा। मुझे पता है आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक सवाल बना के देखा जाए, तो हम लोग इसके लिए अपने स्टडी मैथ पे चलते हैं और एक सवाल सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो का एक सवाल सॉल्व करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, इलस्ट्रेशन 4 बता रहा है समरी कैश अकाउंट दिया है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ऐसे ही डिटेल्स दिए जाते हैं जहां डायरेक्टली रिसीट और पेमेंट बता दिया जाता है। सबसे पहले बैलेंस है 35,000, कस्टमर से पैसा मिला 2,783, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये इनफ्लो है। शेयर से इश्यू किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो है 300,000 का। फिक्स एसेट को सेल किया 128,000 का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को के लिए पेमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। ओवरहेड का पेमेंट किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। वेजेज एंड सैलरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। टैक्सेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड में आएगा। डिविडेंड पेमेंट किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी आउटफ्लो है। और बैंक लोन को रीपे किया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और आउटफ्लो है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हिल्स लिमिटेड, यही कंपनी का नाम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हिल्स लिमिटेड का। तो हिल्स लिमिटेड कब के लिए बनाना है, 31 मार्च के लिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पीरियड एंडेड इस पीरियड का बनाना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड, फिर थोड़ा जगह छोड़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग सबसे पहले आइटम हम लोगों का जो आ रहा है क्वेश्चन का वो है रिसीव फ्रॉम कस्टमर। इनफ्लो है रिसीट फ्रॉम कस्टमर 35,000। यहाँ पे हम भी चाहे तो ब्रैकेट में 1000 में लिख सकते हैं, फिर हम सारे फिगर्स 1000 में ही देंगे। रिसीट फ्रॉम कस्टमर 35, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी पैसा आ रहा है तो ये हो जाएगा 300,000। फिर फिक्स एसेट सेल हो रहा है, ये भी पैसा आ रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये हो जाएगा 128,000। पेमेंट टू सप्लायर, ये है 2047 जा रहा है। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये जो पेमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये है 230,000, ये भी जा रहा है तो निगेटिव। ओवरहेड्स का पेमेंट है, पेमेंट फॉर ओवरहेड 115,000। वेजेस सैलरी 69, ये भी जा रहा है, पैसा आउटफ्लो है। नीचे लेस टैक्स 243,000। डिविडेंड पेमेंट हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे 80,000। बैंक लोन का रीपेमेंट यहीं दिखाएंगे, बैंक लोन 250,000। यहाँ से इनका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा, जिसको हम यहाँ दिखा देंगे, जो आएगा 309,000। इसके बाद हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकालना है, तो ये 128 है और 230 है, तो नेगेटिव हो जाएगा 102 का। और इनका निकालेंगे तो इनका आ जाएगा 250, 330, 30 का नेगेटिव। कैलकुलेशन इज राइट, यस। तो 309, 102 और 30 का नेगेटिव, इन तीनों का नेट जब हम करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 177। 177 इज व्हाट, पहले तो ये है 102 नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये इन तीनों का जो नेट आ गया, ये 30 हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और 177 आ गया नेट कैश फ्लो। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश फ्लो, ओपनिंग कैश फ्लो जो कि था हमारा ओपनिंग कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ था, कहाँ से शुरू हो रहा था 35 से, तो 35 को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और जो आएगा वो आएगा 212 इज द क्लोजिंग कैश। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो ये जो सवाल था उसमें लास्ट में हम लोगों को बता रखा है कि हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस 212 है। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। तो क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी दे सकता है, तो हम लोग फिर तब यहीं तक बनाएंगे 309 तक, और अगर पूरा देगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे और अल्टीमेटली ओपनिंग और क्लोजिंग को टिक करने से, आई मीन ओपनिंग और नेट कैश फ्लो को ऐड करने से क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल आएगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड का सवाल। तो हम लोग अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ,
इनडायरेक्ट मेथड की तरफ, सॉरी क्वेश्चन की तरफ नहीं, इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। पहले इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट समझते हैं और उसी में समझ लेते हैं कि कैसे ये इनडायरेक्ट मेथड करना होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका डायरेक्ट मेथड में कैश बुक से समराइज करना पड़ता है, बट ये बहुत इजी काम नहीं है। कैश बुक में कैश बुक इंक्लूड्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वो कि पॉसिबल नहीं है। बट एक रास्ता है जिससे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। हाउ डू वी डू दैट? तो पहले इसको डिस्कस करता हूं मैं, जस्ट ये एएस के हिसाब से नहीं, ऐसे ही डिस्कस करते हैं कैसे होता है ये इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। तो सोचिए कि आपकी एक कंपनी है जिसमें आपका रिवेन्यू है, सेल अदर इनकम सब कुछ लेके 1 लाख रुपीस की, और एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस 80,000 की। तो ये जो 20,000 है ये आपका प्रॉफिट है। अगर ऐसे वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हों जहां कैश ही होता है, क्रेडिट होता ही नहीं है, तो क्या ये बोलना गलत होगा कि यही प्रॉफिट आपका कैश इनफ्लो भी है नेट में? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कैश में ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो 1 लाख का कैश में बेचे होंगे और 80,000 का एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए होंगे, तो 20,000 मेरा प्रॉफिट है। बट अब धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि उस वर्ल्ड से बाहर आ गए हम लोग, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके इसमें 10,000 रुपये का तो डेप्रिसिएशन भी है, और डेप्रिसिएशन तो कहीं पेमेंट नहीं होता। तो आप कहेंगे ठीक है, तो क्या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि इस केस में आपका प्रॉफिट तो 20,000 है, कैश फ्लो कितना होगा? क्या आप लोग बताएंगे या माइक ऑन करके कितना होगा कैश फ्लो? अगर 10,000 मेरा डेप्रिसिएशन है 80,000 में, तो मेरा कैश फ्लो कितना है? आई एम वेटिंग। एनी गेस? एनीबॉडी? गौतम? सर 10 हाँ, 10,000 का इनफ्लो फिर। 10,000 का इनफ्लो, ठीक है। और कोई? बोलो यार, ऐसे 70 के, ठीक है। गौतम ने कहा 70 के। अगर मेरा ये एक्सपेंस 80 है जिसमें 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो अगर हम ये बात करें कि डेप्रिसिएशन तो कैश में हुआ नहीं, तो मेरा कितना खर्चा हुआ कैश में? 70,000। तो मेरा प्रॉफिट तो 20 है, लेकिन कैश का प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 नहीं हो गया क्या? तो जब मैं कैश फ्लो प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तब मैं ऐसे एक्सपेंडिचर को ले रहा हूं जो नॉन कैश फ्लो है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो अगर मुझे उस एक्सपेंस को हटाना है तो मुझे इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। यस सर। देन एनी एक्सपेंस जो कि नॉन कैश है उसको हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, इससे हमारा कैश फ्लो निकल आएगा ऑपरेटिंग से। अगर कोई ट्रांजैक्शन इसके अंदर ऐसा है जो कि फाइनेंसिंग है, कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है? मान लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, तो ये तो फाइनेंसिंग है, पर यहां तो हमने इसको ऐड कर दिया एक्सपेंस में। तो अगर इसको हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है तो उस इंटरेस्ट को यहां से हटाना पड़ेगा, तो हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। सारे बच्चों को जो पहला कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि ये एक्सपेंस को ऐड बैक क्यों करते हैं। मैं उल्टा सोचने बोल रहा हूं आपको समझने के लिए। हम ऐड बैक नहीं कर रहे हैं, हमने जब कैश फ्लो निकाला है तब उसको माइनस कर दिया जो माइनस नहीं होना चाहिए था। तो अगर कोई चीज माइनस नहीं होना चाहिए था तो उसको हटाने के लिए तो प्लस ही करना होगा। तो ये समझो कि जब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट से शुरू करके निकालना होगा कि कैश फ्लो क्या है। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो इस प्रॉफिट को निकालने में हमने नॉन कैश और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के एक्सपेंसेस को ले लिया होगा, उन सब को हमें प्लस कर देना पड़ेगा इस प्रॉफिट में। और सर ये ऐसे
एक बार और बताऊंगा। तो और ऐसे इनकम जो होंगे उनको माइनस कर देना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो। सेल 1 लाख, expenses 80,000, profit is 20,000। डायरेक्ट मेथड में अगर मुझे कोई बता दे कि इसमें क्रेडिट 10,000 का है तो मैं कैश फ्लो कितना लूंगा, 90,000। और ये बता दे एक्सपेंस की इसमें से तो आउटस्टैंडिंग भी है, इसमें 10,000 रुपए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो पीएल में जाता है, तो उसको भी हटा देंगे तो हम 70,000 ही बताएंगे। या इसको 20,000 आउटस्टैंडिंग है तो 60,000 कर देंगे, और यहां मेरा कितना आ जाएगा, 30,000 का कैश इनफ्लो आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये डाटा नहीं दे और सिर्फ ये बताए तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कहूंगा कि 20,000 इज माई प्रॉफिट। मैं पहले मान लेता हूं कि ये पूरा कैश है। अब इसमें से मैं नॉन कैश हटा देता हूं। कह रहा है कि सेल आपका 10,000 जो आपने इसमें ले लिया ये क्रेडिट है, आई मीन क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल को तो हमको नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं इसको नहीं लेता तो ये मेरा 10,000 ही आता ना, 90 हो जाता ये, तो ये 80 माइनस होता तो 10,000 ही तो आता। तो इसलिए इस 10,000 को मुझे यहां से माइनस कर देना चाहिए। इनकम टेकन विच इज नॉट कैश, तो उसको माइनस कर देना पड़ेगा। एक्सपेंस हमने ऐसा 20 ले लिया जो कि कैश में नहीं हुआ है, तो क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी 80 माइनस कर दिया है, इसकी जगह तो 60 माइनस होना चाहिए था। 20 ज्यादा माइनस हो गया है तो हम उसको 20 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30,000। हाउ इट इज क्लियर नाउ? यस सर। तो विल मूव अहेड और हम लोग एक और कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। लेट्स सी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक पीएल कैसा दिखता है और फिर हम लोग कैश फ्लो कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों के पास में रेनाउंड टीसीएस का अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये देखो हमेशा पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, इनकम आता है, ठीक है। फिर एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस आ गया टोटल। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम इसका आया है। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर आता है टैक्स एक्सपेंस, ये आ गया प्रॉफिट। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए प्रॉफिट चाहिए तो मैं कौन सा लूंगा, अगर मैं ये वाला लूंगा तो मुझे ये सब ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्यों ना शुरू करूं, क्योंकि टैक्स तो एनीवे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और वो दिखना चाहिए। तो हम लोग ये लेते तो काम हो जाता, लेकिन क्योंकि टैक्स को मुझे अलग से माइनस करके दिखाना है, फॉर्मेट में देखा था ना, नीचे हमने लिखा था इनकम टैक्स पेड, तो वो हमें अलग से दिखाना है। इसलिए हम इसको पहले ले, फिर इसमें टैक्स को ऐड करें, फिर वापस से माइनस करें। इससे अच्छा हम टैक्स के पहले वाला ही प्रॉफिट से चालू करें। अगेन मैं बोलता हूं, तो हमारा होता है रिवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बाद होता है टैक्स, और फिर आता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पैट को हम लोग ले जाते हैं, पैट के नीचे फिर हम करते हैं एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सब हम लोग यहां से माइनस करते हैं। अगर आपको कोई ये वाला प्रॉफिट देगा से 1000, तो आपको बैक, और ये सारे फिगर देगा, तो आपको बैक करके यहां पे जाना पड़ेगा। तो आप इन सब को जो भी माइनस हुआ है उन सब को ऐड करते हुए जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे। अगर ये वाला प्रॉफिट देगा तो आप उसमें टैक्स को ऐड करेंगे तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चले जाएंगे,
और अगर पीबीटी दे देगा तो आप कुछ भी क्यों करने जाएंगे, आप सीधा पीबीटी से शुरू करेंगे। तो इस पीबीटी से हम लोग शुरू करेंगे। इससे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर, यहां पे ये वाला आइटम हमको चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अगर हमको किसी सवाल में बता दे कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस क्या था और ओपनिंग बैलेंस क्या था, तो इन दोनों को नेट करने से इस साल का प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर हमें पता हो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2000, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट का लास्ट ईयर तक एक्यूमुलेटेड, और इस साल हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 3000, तो इस साल कितना प्रॉफिट हुआ होगा 1000। तो अगर आपको क्वेश्चन में बताए कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों एक ही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर 3000 था है और पहले 2000 था, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि 1000 मेरा प्रॉफिट है। बट ये 1000 का प्रॉफिट जो है ये कैसे है, इसमें से टैक्स माइनस हो चुका, इसमें से डिविडेंड अप्रोप्रिएट हो चुका, इसमें से अदर रिजर्व्स को ट्रांसफर करना अप्रोप्रिएट हो चुका, इसमें से एक्सेप्शनल आइटम अगर कुछ है तो वो अप्रोप्रिएट हो चुका। तो अगर मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है, ये रेड पोजीशन तक, तो मुझे ऊपर से ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करने के बाद जो आएगा उसमें से टैक्स हटा ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड करना पड़ेगा, अगर कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो ऐड करना पड़ेगा, और कोई अगर अप्रोप्रिएशन हुआ है जैसे जीआर में ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में, तो वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे करना पड़ेगा यहां से जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम होंगे, नॉन कैश आइटम होंगे, उन सबको ऐड बैक करना होगा अगर खर्चा है तो, और अगर इनकम है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम है, उनको भी फिर हमको यहाँ पे प्लस या माइनस करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर इनकम है तो माइनस कर देंगे और एक्सपेंस है तो प्लस कर देंगे। एक्सपेंस है तो इसलिए प्लस करना है क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट निकालने में ऑलरेडी ऐड कर लिया, प्रॉफिट निकालने में ऑलरेडी एक्सपेंस में ऐड कर लिया, तो अब आपको उसको प्रॉफिट को बढ़ा देना पड़ेगा उस फिगर से, आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ले लिया था। और अगर इनकम है तो क्योंकि आपने ज्यादा इनकम ले लिया इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद इनकम टैक्स माइनस होगा, इससे पहले इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स होंगे। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है कि सपोज करिए आपने पीएल में से 100 रुपीज का प्रॉफिट पकड़ा, तो जितना भी सेल्स था, जितना भी परचेज था, जितना भी एक्सपेंसेस था, जितना भी इनकम था ऑपरेटिंग का, ये सारा ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो सेल्स, परचेज, एक्सपेंस और इनकम थे, इन सब को आपने ये नहीं मान लिया क्या कि ये पूरा कैश फ्लो, कैश बेस्ड है, सब पूरा कैश ट्रांजैक्शन है? क्या आपने ऐसा मान लिया? हाँ, क्योंकि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, पीबीटी को पूरा का पूरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो मान लिया। उसमें से क्या हटाया? हमने क्या हटाया? नॉन कैश को हटा दिया, नॉन ऑपरेटिंग को हटा दिया, पर क्या हमने ये हटाया कि उसमें जो एक सेल्स है वो पूरा का पूरा कैश नहीं हो सकता? क्या हम हटा पाएंगे कि परचेज कितना होना चाहिए था कैश में? नहीं पता कर पाएंगे। एक्सपेंस कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना पेड है नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि करेंट एसेट जो है, ट्रेड रिसीवेबल, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो चिंता की बात नहीं है, जब हम अगला सवाल बनाएंगे तो हम वापस इन चीजों को डिस्कस करते हुए बनाएंगे, तो वो जो अभी थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रहा है वो वहां क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल मान लेते हैं पहले 100 था और अभी 120 है। पिछले साल 100 था ओपनिंग में, क्लोजिंग में 120 है। इसका मतलब 20 क्या हुआ? नेट में बात करें तो 20 इंक्रीज हुआ। यस सर। अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने सेल्स क्या ले लिया?
ज्यादा ले लिया। अगर ये इंक्रीज हुआ है 20 से, ऐसा सोचो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, तो बैलेंस ओपनिंग में डेबिट होगा 100, और हम सेल कर दिए मान लो 1000, और क्लोजिंग में है 100 200, इसको 200 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अब देखो कि मेरा पेमेंट कितना हुआ इसको, 900, एम आई राइट? 900 पेमेंट यस है, सर। तो 1100 अगर ये मेरा टोटल था और 900 ही पेमेंट है, तो मैंने कैश फ्लो के पकड़ने के लिए सेल्स कितना पकड़ लिया, पूरा 1000 पकड़ लिया कि कैश है, बट वो है तो नहीं। ये मुझे कैसे देख के पता चल जा रहा है कि ये 100 से अगर 200 हो गया, इसका मतलब 100 तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कैश फ्लो इसके अंदर, या ऐसा बोल सकते हैं कि 100 का जो है पैसा मैंने दिया नहीं, तभी तो एक्यूमुलेट हो गया। तो 1000 जो मैंने पूरा कैश पकड़ा है, उसमें से सिर्फ अगर मैं माइनस कर दूं 100, सिर्फ अगर माइनस कर दूं 100, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा पूरा सेल्स जो है 1000 माइनस 100 करने से पूरा कैश हो जाएगा। कुछ लोग इसको जब नहीं समझ पाते हैं तो इस तरीके से डील करते हैं। करंट एसेट इंक्रीजेज, कैश फ्लो में क्या करना है, सीएफ ट्रीटमेंट, तो कैश फ्लो में माइनस करना है। करंट एसेट इंक्रीजेज, करंट एसेट डिक्रीजेज, इसको प्लस करना है। करंट लायबिलिटी इंक्रीजेज, प्लस करना है। करंट लायबिलिटी डिक्रीजेज, माइनस करना है। और लोग याद रखने के लिए लायबिलिटी से याद रखते हैं, लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, लायबिलिटी घटेगा तो घटा देंगे, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, और करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे। नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आपको एग्जाम में ट्रिक से चलना अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, आप कंसेप्ट नहीं समझते। कंसेप्ट यही है कि क्योंकि आपने कैश फ्लो निकालने के लिए जो प्रॉफिट लिया उसमें सब कुछ को आपने 100% कैश पकड़ लिया, तो करंट एसेट्स को देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें से कितना पैसा जो मैंने लिया है जो कैश में नहीं हुआ, यानी कि क्रेडिट पे है या नॉन कैश है। और एक एग्जांपल लेते हैं, पीएल में आपको ओपनिंग स्टॉक आता है से 1000, क्लोजिंग स्टॉक आता है 1200। आपने जब प्रॉफिट लिया से और कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो 200 का प्रॉफिट लिया आपने, क्या ये प्रॉफिट है, कैश प्रॉफिट है? कैश नहीं। तो आप क्या करते हैं, आपने तो जब इनडायरेक्ट मेथड में बनाया तो पीबीटी ले लिया 200, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के हिसाब से शुरू करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अरे मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 था और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1200 था, तो मैंने 200 जो इंक्रीज लिया है वो नॉन कैश है, तो इस 200 को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो आपको करंट एसेट इंक्रीजेज, माइनस कर दीजिए, इन्वेंट्री के नाम पे जीरो कैश आपका आया है। तो जब भी कोई करंट एसेट बढ़ता है, करंट लायबिलिटी मीन करंट एसेट बढ़ता है या करंट लायबिलिटी बढ़ता है, तो उसको हमको एडजस्ट करना होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। रीजन बीइंग कि जो प्रॉफिट हमने पकड़ा है उसको हमने पूरा कैश पकड़ लिया है, जबकि वो पूरा कैश नहीं है। अब हम लोग एक सवाल के थ्रू ही इस कैश फ्लो को और अच्छे से समझें तो अच्छा रहेगा। लेट अस गो फॉर अ बिग सम, एक ऐसा सवाल जिस टाइप का एग्जाम में भी आता है और हम लोगों को जिससे समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम में, और उस पर ही डिपेंड करता है सॉल्व करना। तो आपको सारे पैटर्न्स पता होना चाहिए, और आईसीआई की स्टडी मटेरियल में एक के बाद एक जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट पैटर्न से ही दिया हुआ है। तो सेल्स है 6,98,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5,20,000, नेट आ गया 1,78,000। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन है 37,000, ये फिगर अपने को इंपॉर्टेंट है, पता है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, 1,47,000। अब अगर एग्जाम में आगे कुछ नहीं बोलता है, या क्वेश्चन में, एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन में अगर आगे कुछ नहीं बोलता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस 37,000 को छोड़ के बाकी सारा ठीक है, सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, नाम भी उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही लिखा है। फिर अदर इनकम पे आते हैं और एक्सपेंस पे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड ऑपरेटिंग होता नहीं है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऊपर वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।
गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये आ गया 8000 टोटल खर्चा। सॉरी, नहीं इनडायरेक्ट मेथड से कराएंगे, डायरेक्ट से क्यों कराएंगे? जस्ट अ सेकेंड। अलग हो भी कैसे सकता है डायरेक्ट मेथड से? डायरेक्ट मेथड के लिए इंफॉर्मेशन डिफरेंट चाहिए। इससे हमको कहाँ पता चल रहा है कैश सेल कितना और कैश पेमेंट कितना है, ये कहाँ पता चल रहा है? आगे इंफॉर्मेशन और दे रहा है। प्लांट 7,15,000 का, पहले तो ईयर देख लेना जरूरी है। अगर जनरली यही ट्रेंड होता है कि ये लास्ट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, और ये करंट ईयर। पर कभी एग्जाम में उल्टा कर दिया, बच्चों को ऐसा ही आदत होता है, एग्जाम में उल्टा कर दिया, सारा इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लांट 7,15,000 का हो गया है, जो पहले 5,05,000 का था, और डेप्रिसिएशन 68 से 1,03,000 हो गया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखें कि 68 से डेप्रिसिएशन 1,03,000 होने का मतलब है 32 एंड 3 35, लेकिन ऊपर बताया था ना 37 है। तो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होता नहीं है जनरली, बट अगर कभी ऐसा मिल जाए तो आप इग्नोर करोगे। आप ऑपरेटिंग के लिए इसको डेप्रिसिएशन समझोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इसी पे जाएंगे, दोनों अलग अलग ट्रीट करेंगे। बट यहां ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। इन्वेस्टमेंट 1,27,000 था, 1,15,000 हो गया। इन्वेंट्री, ये सारा करंट एसेट है, देख रहे हो ना आप। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इज नॉट रिक्वायर्ड बट प्रीपेड एक्सपेंस। तो 1,10,000 से 144, 55 से 47, 15 से 46। प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 से 1,000। शेयर कैपिटल बढ़ गया 3,15,000 से 4,65,000। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1,50,000 का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। और रिजर्व एंड सरप्लस 1,32,000 से 1,40,000। इसमें 8,000 क्या है? 8,000 का इनकम आया है इस साल रिजर्व एंड सरप्लस में। बॉन्ड्स 245 से 295 आया। बॉन्ड मतलब डेट होता है, वैसे भी लाइबिलिटी साइड में ही दिया होगा। ट्रेड पेबल 43 से 50, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 9 से 12, और इनकम टैक्स पेबल 5 था 3 हो गया। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट का परचेज हुआ है 78,000 का। इन्वेस्टमेंट सेल किया 1,02,000 का, जिसका कॉस्ट था 90,000, मतलब 12,000 का प्रॉफिट किया ना। और वो 12,000 का प्रॉफिट यहां कहीं दिया है क्या? दिया है। परचेज्ड प्लांट एसेट फॉर 1,20,000, 1,20,000 का प्लांट एसेट खरीदा। प्लांट एसेट को सेल किया 10,000 का, डेप्रिसिएशन उस पर 2,000 था, उसको सेल किया 5,000 में। 1 लाख ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू, 1 लाख का बॉन्ड था, 1 लाख में दिया, और उससे क्या खरीदा? प्लांट एसेट्स 1 लाख का। बट दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन। 50,000 बॉन्ड मनी का पेमेंट किया, ठीक है। 15,000 शेयर्स 10 रुपीज करके इश्यू किया, हमने पहले ही देखा था 1.5 लाख रुपए का इश्यू हुआ इक्विटी शेयर्स। और कैश डिविडेंड 8,000 का पेमेंट किया। अब जब भी हम लोग, पहला सवाल है इसलिए हम लोग आराम से चल रहे हैं, कि जब भी हम लोग कैश फ्लो का सवाल देखेंगे इस तरह से एनालिसिस करने के बाद जरूरी है हर एक ट्रांजेक्शन का जहां पे डबल ट्रीटमेंट करना है वहां डबल ट्रीट करना, और जहां पे डबल ट्रीटमेंट नहीं करना है वहां पे उसको तुरंत ही खत्म कर लेना, काट देना कि ये इसका भी एक ट्रीटमेंट था और वो हो गया। तो इस सवाल में जो हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने, पहले तो है प्रॉफिट। कहां है वो प्रॉफिट? सीधा सीधा लास्ट में 16,000। क्या हमको यहां से शुरू करना है? नहीं, हमको यहां से प्रॉफिट, कहां है वो प्रॉफिट? सीधा सीधा लास्ट में 16,000। क्या हमको यहां से शुरू करना है? नहीं, हमको यहां से शुरू करना है। मैंने कहा था जब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल हो तो हम लोग सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही शुरू करें। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या कंपनी का नाम था? रयान, रयान लिमिटेड। कैश फ्लो
स्टेटमेंट फॉर पीरियड, द भी लगा सकते हैं, फॉर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2001, 2011 है जो भी है, 2011 ही कर देते हैं। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है, पहले तो फॉर्मेट खींचना है, 2 कॉलम बना लेते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनडायरेक्ट मेथड लिखना है, लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होता है, बट लिखना है, आप यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड लिख सकते हैं, यहीं पे ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले प्रॉफिट, हम लोग किससे शुरू कर रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अलग अलग सवाल में हम लोग को अलग अलग जगह से शुरू करना पड़ सकता है, बट हमेशा हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ही सवाल एक्चुअल में हमारा कैलकुलेशन चालू होगा। तो हो सकता है कई बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको निकालना पड़े कैलकुलेशन से, तो उस केस में हम यहाँ पे वर्किंग नोट दे देंगे और नीचे जाके कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि हम कैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके लाए हैं। फिलहाल हमारे पास में डायरेक्टली सम में अवेलेबल है 23,000, तो हम लोग लिख लेते हैं 23,000, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में हमको खोजना है एडजस्टमेंट्स, तो इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ यूज नहीं है। पहला एडजस्टमेंट हमको मिलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 37,000 ऐड। हमने बताया था कि जब भी कोई एक्सपेंस नॉन कैश है तो उसको हमको ऐड बैक कर देना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन, और ये इससे कोई मतलब नहीं है कि नीचे कितना डेप्रिसिएशन बताया उसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया है हमको उतना ही ऐड बैक करना होगा। ऐड करना है इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। इसके बाद अगला आइटम क्या है? अदर इनकम एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ये नॉन कैश नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि पेमेंट इंटरेस्ट का कब होता है? जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, तो इसको हम लोग यहां पे डालेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। कितना? 23,000, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये भी ऐड बैक होगा। एग्रीड? अब ये बताओ कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का दूसरा ट्रीटमेंट होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए। वो ट्रीटमेंट है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में जाएगा, मुझे जगह ज्यादा लगेगा, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां से शुरू कर रहा हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गए और हमने पहले लिख दिया इंटरेस्ट पेड, $23,000, ये आउटफ्लो है इसके यहां पे, तो हम लोग इसको आउटफ्लो दिखाएंगे। वहां पे हम लोग ऐड बैक किए क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस हो चुका है। देन नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम 6,000, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जो प्लस हो चुका है प्रॉफिट निकालते समय, इसलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। और ये कौन सा एक्टिविटी है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। 6,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड, 6,000 क्योंकि ये ऐड होगा क्योंकि ये इनफ्लो है। देन हम लोग अगला आइटम पे आते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करने का इनकम है, तो इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी हमारे प्रॉफिट में ऐड हो चुका है ऊपर, इसको हटा देना है। और ये कहां जाएगा? नहीं, ये कोई कैश पेमेंट तो है नहीं, ये इसका दूसरा ट्रीटमेंट है, बट वो है सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन के लिए, ये कोई कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो तो होगा जो सेल करके जितना पैसा आया है वो, तो इसीलिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट अभी हम लोग नहीं करते हैं। अगला जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक टेक्निक कि आप ज्यादा जगह छोड़ के ये जो इंफॉर्मेशन है जिनका 2 ट्रीटमेंट होना है बट कैश फ्लो के बाहर होना है, उनको आप वर्किंग नोट में पहले से ही डालते चले जाइए।
इस तरीके से आगे बढ़िए कि दोबारा इस आइटम पे आपको आना ना पड़े। तो अगर हमको अभी इसको करना हो, इसी सवाल में करते हैं ना, तो हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। और वर्किंग नोट में हमको क्या बनाना है, एक तो हमको बनाना है फिक्स एसेट का अकाउंट। क्यों बनाना है, क्योंकि उसमें इतने ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं कि हमको पता नहीं चलेगा। और फिक्स एसेट के अकाउंट में क्या करना है, पहले यहाँ पे जाके बाई डेप्रिसिएशन कर देना है 37,000 का जो हमने ऊपर छोड़ा है। इसके बाद कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लें। आप अकाउंट भी बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट की तरह से भी कर सकते हैं लिख के। तो इन्वेस्टमेंट में जो है गेन आया है, तो गेन आया है तो हम लोगों को करना होगा टू गेन 12,000। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हो गया। लॉस ऑन प्लांट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बाई लॉस ऑन सेल 3,000। यहां भी एक आइटम हो गया इसको। और इसको सबसे पहले जो ऑपरेटिंग फ्लो है, इसमें हम लोगों के पास में ये क्या हुआ है, ये हमको लॉस हो गया है, ये इसको हमको ऐड बैक करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब क्या ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स। तो बहुत सारा जगह छोड़ के हम लोग लिख देंगे इनकम टैक्स पेड। इसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन है ऑपरेटिंग में आने के लिए या आगे जाने के लिए, इनकम टैक्स पेड कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां पे 7,000 जो है ये पेमेंट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक नोट बनाना पड़ेगा। यहां पे बनाएंगे ओपनिंग लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स प्लस प्रोविजन ड्यूरिंग ईयर 7,000। पहले से कुछ लायबिलिटी होगी प्लस ये होगा, उसमें से क्लोजिंग माइनस होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी, तो आ जाएगा कितना, पेमेंट आ जाएगा, जो भी फिगर आएगा। अब अगला आइटम देखते हैं, इनकम टैक्स हो गया। तो प्लांट हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, प्लांट के लिए काफी इंफॉर्मेशन लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे फिक्स एसेट में बैलेंस ओपनिंग कर लेते हैं। टू बैलेंस कितना है ओपनिंग, 4,37,000। और क्लोजिंग कितना है, 6,12,000। आ गया ये। देन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1,27,000 हम लोग ओपनिंग कर लेते हैं और क्लोजिंग कितना कर लेते हैं, बाई बैलेंस 1,15,000। ये कोई ट्रांजैक्शन आपको यहां से नहीं पता चल रहा है, अगर नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम यहां से जो डिफरेंस आता उसको इनफ्लो या आउटफ्लो मान लेते, बट नीचे आपको बताया है ट्रांजैक्शन को ब्रेक करके। अगर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता तो 12,000 का रिडेम्पशन हुआ होता, इन्वेस्टमेंट बिका होता हमारा, लेकिन क्योंकि नीचे ट्रांजैक्शन दिया इसलिए हमको वहां तक वेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री 1,10,000 था और 1,44,000 हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गया, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा है तो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो रखा है वो 34,000, तो हमको माइनस करना चाहिए इन्वेंट्री को। यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसके नीचे इन्वेंट्री 34,000 माइनस होगा। जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, करंट एसेट बढ़ा है तो माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल 55 से 47 हो गया, 8,000 ऐड। कैश को तो कुछ करना नहीं है ना, कैश इज नॉट कैश फ्लो एक्टिविटी, इसलिए कैश को कुछ करना नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 लाइबिलिटी है, आई मीन सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, 4,000 घट गया तो ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। और इनका कोई दूसरा ट्रीटमेंट भी नहीं होना है, वर्किंग कैपिटल का कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होना है। अब शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का हम अकाउंट भी बना सकते हैं अगर बड़ा सवाल है तो। यहाँ हमें पता है कि 1.5 लाख यहाँ दिख रहा है और आपने सवाल में ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इस ट्रांजेक्शन का हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, नीचे जब आएगा तब कर लेंगे ट्रांजेक्शन। यहाँ मुझे पता है 1.5 लाख क्या हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस का 8,000 फिगर है, उस पर बाद में आएंगे, उसका कुछ हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंस भी नहीं है। बॉन्ड्स 50,000 का, नीचे बॉन्ड के बारे में कुछ दिया है, हाँ दिया है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड को हटा देते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 50,000 का बॉन्ड इंक्रीज हुआ और नीचे लिखा है
कि बॉन्ड के लिए परचेज हुआ है, नीचे नंबर 5 और 6, 1 लाख का खरीदा, 50,000 का बेचा। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन रहता है तो दे कैन श्योरली गो फॉर एन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे एक बॉन्ड का एक स्टेटमेंट बना लेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस रिडेम्पशन इक्वल्स टू क्लोजिंग। तो यहां तो अपने को सारा ही पता है, 245 था, 1 लाख जोड़ा, 345 हुआ, माइनस 50,000, 295। तो इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेट्स कम बैक। तो हम लोग ट्रेड पेबल वापस से वर्किंग कैपिटल आ गया, 7,000 से ट्रेड पेबल घट गया है, तो यहां पे जो है 7,000 को ऐड कर देने का जरूरत है। यहां पे कर देते हैं 7,000 ट्रेड पेबल। फिर क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज बढ़ गया है, तो माइनस कर देते हैं, आई एम सॉरी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 9 से 12 हो गया, 3,000 बढ़ गया है, तो यहां पे ऐड कर देते हैं। और इनकम टैक्स पेबल, हमने इनकम टैक्स का ऑलरेडी एक बना रखा है ना। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी, 5,000, क्लोजिंग कितनी है, 3,000, कितना आएगा बैलेंस, 9,000, आई एम सॉरी, ये 3,000 है क्लोजिंग और पेमेंट हो गया 9,000। 5,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 7,000 का चार्ज हुआ, तो 12,000 की लायबिलिटी हो गई, जिसमें से अब सिर्फ 3,000 बचा है, तो पेमेंट कितना हुआ है, 9,000। इसको हम ले जाकर यहां 9,000 माइनस कर देते हैं सेपरेटली, जो कि बोला है करने के लिए। अब यहां परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 478,000, परचेज हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई है, 78,000 का आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,02,000 का सेल हुआ है, जिसका कॉस्ट 90,000 था, तो सेल हुआ है तो क्या हुआ होगा, 1,02,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया होगा। और कुछ करना है क्या, नहीं। तो इन्वेस्टिंग का भी इस सवाल में, इतना छोटे सवाल में हमको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने बनाया है, तो हम लोग यहां पे जो है दिखा देते हैं। सेल किया है 1,02,000 का, गेन आया है 12,000 रुपए। देन इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम तो हो गया। हमको और इन्वेस्टमेंट में करना क्या है, हमने प्रॉफिट को ऐड बैक कर दिया और सेल को 1,02,000 का इन्वेस्टमेंट में ले लिया, और कुछ तो इससे निकल के आया नहीं कैश। प्लांट खरीदा 1,20,000 का, यही एक आइटम है जो हम लोगों को हमेशा परेशान करता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। प्लांट परचेज हुआ 1,20,000 का, तो हमने 1,20,000 का ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब जो है इन्वेस्टिंग पे प्लांट परचेज हुआ 1,20,000 का, तो 1,20,000 का हम लोग यहाँ पे आउटफ्लो दिखा देते हैं। ठीक है, सोल्ड प्लांट एसेट्स दैट कॉस्ट 10,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर 5,000, तो 10,000 का था, उसमें 2,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 8,000 उसका वैल्यू था, उसमें से 5,000 में बेचा, तो 3,000 का लॉस हम लोग ऑलरेडी ऐड बैक कर चुके हैं। तो इस 3,000 को कुछ नहीं, इस सेल अमाउंट को जो कि 5,000 है, इस अमाउंट को हमको यहां पे सेल ऑफ एसेट दिखाना होगा 5,000। और किसी सवाल में ये वाला अमाउंट मिसिंग होता, कोई ना कोई चीज मिसिंग होता, तब इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाने का कुछ फायदा होता, लेकिन इस सवाल में हमको कोई फायदा नहीं हुआ। सेल अमाउंट 5,000 बाय लॉस 3,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, या वो नेट पे लिया हुआ तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहां ऐसे इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। अगर ये अमाउंट नहीं बताया होता तो यहाँ पे हम लोगों का, या ये वाला नहीं बताया होता तो ये बना के हम लोग इसको डेराइव करते। ठीक है, मैं इसीलिए इसको बनाया जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि ये बनाना क्यों जरूरी होता है। Then comes issue of 10,000 of bond at face value in exchange for plant asset on 31st March 2001। तो प्लांट एसेट को खरीदने के लिए 1 लाख का बॉन्ड इश्यू किया, तो क्या कैश आया, नहीं। कैश गया,
नहीं, तो फिर ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कैश फ्लो नहीं हुआ, आई मीन सॉरी, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, तो इसको ऐसे इग्नोर कर देना है। 50,000 का बॉन्ड फेस वैल्यू पे मैच्योर हो गया, मतलब बॉन्ड था तो लोन था, अगर रिडीम पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ बॉन्ड 50,000 इज एन आउटफ्लो। अब क्या हुआ, 1,50,000 का शेयर कैपिटल आया, शेयर कैपिटल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल लिखना चाहिए, 1,50,000, और उसके बाद डिविडेंड पेमेंट किया 8,000 का, डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पेड 8,000। तो ये हो गए 4 आइटम हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। ये 1,20,000, ये 12,000 नहीं है, 1,20,000 का एसेट, 1,02,000 का हमारा परचेज प्लांट का, दोनों को नेट नहीं किया हमने, 78 का इन्वेस्टमेंट परचेज था, फिर इंटरेस्ट रिसीव किया था हमने, और एक प्लांट सेल किया था 5,000 का, ये सब मिला के हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, और ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका टोटल करके जो भी आएगा उसको 9,000 से माइनस करने से 47,000 इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसको हम लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल निकालकर इसको बाहर रखेंगे जो कि आएगा -85,000, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आएगा नेट आउटफ्लो, नेट डिक्रीज इन फाइनेंस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो आएगा 85,000, हम सॉरी 69,000, और जो टोटल आएगा वो आएगा 31,000। ओपनिंग में कैश कितना था, ओपनिंग में कैश कितना था 15,000, इसके नीचे जाके लिखेंगे ओपनिंग कैश 15,000, क्लोजिंग कैश 46,000, मैच हुआ, यस, तो आपका सवाल सही है। ये हो गया एक क्वेश्चन, और लास्ट में ये 47,000 को हम लोग लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिस्कस इट। उसको डिस्कस करके वहीं सॉल्व करते हैं डिस्कशन के साथ ही। ये एक सवाल है, द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। ये बैलेंस शीट दिया है हम लोगों को, शेयर कैपिटल दिया है, तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ये है और करेंट ईयर ये है। रिजर्व एंड सरप्लस 4,000 से 5,000 हुआ, तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर 4,000 से 5,000 हुआ, इसका मतलब इसमें 1,000 का प्रॉफिट आया है इस साल, और इसमें 10,000 दिख रहा है, मतलब 10,000 का शेयर कैपिटल इशू हुआ है इस बार। ये बिना आगे पढ़े हुए मेरा एनालिसिस है, बट आगे चल के कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ ये बदल सकता है, फिर भी हम लोग एनालाइज करते हुए चले। ट्रेड पेबल बढ़ गया है, करंट लाइबिलिटीज में 1,000 है, क्या चीज का करंट लाइबिलिटीज है, नोट नंबर 3 बताएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यही बता दिया कि ये टैक्स का प्रोविजन है 1,000 और 1,500, तो ये हमको काम आएगा टैक्स का पेमेंट निकालने के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बता रहा है कि 29 और 39 का नेट बैलेंस है, ये सारे करेंट एसेट्स हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,500 एंड 4,000, और ये सारा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है। इसके अलावा 1,000 का इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है। अब नोट्स बता रहा है, शेयर कैपिटल 50 से 60, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4,000 से 5,000, मतलब इस साल कितने का प्रॉफिट हुआ 1,000 का, और ये प्रॉफिट क्या है, ये है आफ्टर टैक्स आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। फिर आ रहा है डिविडेंड पेएबल 1,000, इस साल डिविडेंड पेएबल हो गया 1,000, ये काम आएगा डिविडेंड का पेमेंट निकालने में। ऊपर जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताया था उसका ब्रेकअप यहाँ है कि इसमें 3 तरह के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग, फिक्सचर, व्हीकल, ये टोटल 39,500 और 29,000। कैश एंड बैंक दिया है
8,500 एंड 4,000 ये ऊपर भी लिखा था, उसका ब्रेकअप में कैश एंड बैंक ही है और कोई दूसरा आइटम नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, क्या बता रहा है, सीधा शुरू कर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, इसी की तो हमको जरूरत भी थी। करंट टैक्स 1500, तो यहीं से अगर हम बात करें कि टैक्स कितना पेमेंट करना है, तो 1000 था, 1500 चार्ज हुआ, 1000 प्लस 1500 और 2500 हमारी लाइबिलिटी हो गई थी। और आज के दिन में कितना एग्जिस्ट करता है, 1500, तो हम लोग इसमें से 1500 माइनस कर दें कि जो आज के दिन में लाइबिलिटी बची है, तो पेमेंट कितना हुआ होगा, 1000 पेड। तो ये एक वर्किंग नोट बन गया, आप 1 या 2 बना सकते हैं। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 2000। अगर इस साल 2000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और यहाँ पे डिविडेंड पेबल 1000 आ रहा है, तो इससे क्लियर है कि वर्किंग नोट 2 भी बन जाएगा। ओपनिंग लाइबिलिटी फॉर डिविडेंड 0 प्लस डिक्लेयर 2000 माइनस लाइबिलिटी 1000, तो कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट 1000, तो इस साल 1000 का डिविडेंड पे हुआ है। रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है, 1000, यही 1000 जाकर यहां पे ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि 4500 में हम लोगों को कुछ बताया नहीं कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, कुछ फाइनेंसिंग आइटम है, कुछ अदर देन ऑपरेटिंग और कुछ आइटम है, तो इसीलिए नीचे हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता है डेप्रिसिएशन 1000 इस साल चार्ज हुआ है फिक्सचर पे, और व्हीकल पे इस साल चार्ज हुआ है 2500, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज 3500। तो पहला आइटम एडजस्टमेंट का ये हो गया। डिस्पोजल ऑफ व्हीकल से 1700 रुपए मिले हैं, उसका रिटेन डाउन वैल्यू 1000 था, प्रॉफिट आया 700 रुपया, तो ये पीएल में लेस हो जाएगा, ये पीएल में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, इस 4500 में। हाँ बोलिए। हाँ, डिविडेंड पेबल बता रहा है आज के, सॉरी मैं गलत कर गया शायद, सॉरी, हाँ मैं उल्टा कर गया, ठीक है, राइटली पॉइंटेड आउट, ये उल्टा हो गया। ओपनिंग लाइबिलिटी 1000 थी, डिक्लेयर्ड किया 2000, और आज के दिन में 0 बचा है, तो 3000 पेमेंट हुआ। शायद मैंने डेप्रिसिएशन का भी फिर उल्टा ही किया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला था, टैक्स का, तो टैक्स में अपना ओपनिंग कितना था, 1000, ठीक है, हमने टैक्स का सही किया है, 1000 था, 1500 चार्ज है और 2500 आ गया, 1500 पेमेंट है, 1000 पेमेंट है, 50,000 की लाइबिलिटी है। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे 7000 पीएल से लेस हो जाएगा और 1700 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल प्रोसीड्स में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या है, 4500 से शुरू करके 3500 ऐड करना है, 700 माइनस करना है, डिविडेंड को तो हमने इग्नोर कर दिया, टैक्स का पेमेंट आ जाएगा 1000 रुपीज, और यहां से आएगा हमारा करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट्स। तो ये देखिए 4500 इज आवर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन 3500 ऐड हो गया, 700 ये लेस हो गया हमारा ऑपरेटिंग में। इसके अलावा है सिर्फ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेएबल, ये तीनों हो गया, तो हमारा निकल के आ गया 1000 का हमने बताया इनकम टैक्स पेड, इन्होंने वर्किंग नोट 1 बना रखा है, 2800 इज आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो बेसिकली सवाल में हमेशा जब आप जाओगे तो आपको अपनी एक्टिविटीज ढूंढ लेनी है, आइटम वाइज डिसाइड कर लेना है कौन सा आइटम कहां जाएगा और किसकी वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि 1700 का सेल प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ व्हीकल का सेल प्रोसीड्स आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें अब यहां से देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट जो 1000 हम लोग बात कर रहे थे कि आगे चल के देखेंगे, उसका और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 1000 का हमने परचेज किया और इन्वेस्टमेंट।
आउटफ्लो है हमारा, तो 1000 का हमारा आउटफ्लो आ गया। व्हीकल्स के लिए इस सवाल में हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट? ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं, इसको हम लोग बना के करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग खुद से करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो 29,000 है और क्लोजिंग 39,500 है। दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग, फिक्सचर एंड व्हीकल्स। अब देखो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो बिल्डिंग का हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर फिक्सचर और व्हीकल में है, तो फिक्सचर और व्हीकल का हम लोग बना लेते हैं, फिक्सचर और व्हीकल। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फिक्सचर का है 11,000 और 8,000। इसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो क्या डेप्रिसिएशन हम लोगों को अलग अलग पता है? हाँ, 1000 और 2500, तो लेस डेप्रिसिएशन 1000 एंड 2500, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस 10,000 और 5,500। अब हमें पता है क्लोजिंग बैलेंस और व्हीकल का सेल। सेल कितने का हुआ व्हीकल? WDV कितना था उसका? 1000 का, तो यहां से हम 1000 को माइनस कर देंगे कि इसमें से तो 1000 का ही बिका है ना। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बच रहा है? व्हीकल का 12,500 और फिक्सचर का 17,000। तो ये सेल है, इसका मतलब इसमें परचेज है, परचेज है 7,000 का, तभी ये 10 प्लस 7 17 हो रहा है। और इसमें 5,500 में से 1,000 माइनस कर दीजिए तो 4,500 बचता है और बैलेंस है 12,500 का, इसका मतलब 8,000 का परचेज है। तो ये दोनों बैलेंस हमारा निकल के आ गया। ये वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी। तो यहां देखिए 8,000 का और कितने का था हमारा? 7,000 का, 7,000 का दोनों निकल के आ गया। तो ये चारों आइटम हमको मिल गए। ऊपर हमने ऑलरेडी देखा कि और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको यहाँ पे ये 10,000 जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इसको इश्यू ऑफ शेयर्स मानना पड़ेगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हमको मानना पड़ेगा। और डिविडेंड हम लोगों ने वर्किंग नोट कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में ही, ये 3,000, तो ये 3,000 हमारा डिविडेंड पेड है। ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। इंफॉर्मेशंस किस तरीके से देगा उसको एनालाइज करके निकालना ही कैश फ्लो बन जाना है, वहीं से, वहीं पे कैश फ्लो खत्म हो जाता है। लेट अस डू अनदर सम जो कि एग्जाम में आया था। बहुत सारे सवाल हैं, आप सजेस्टेड आंसर सारा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आप एग्जाम में आए हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 नवंबर 2020। ये एक बड़ा सवाल आया था। कैश फ्लो का बड़ा सवाल आने का मतलब है जनरली 8 to 10 मार्क्स। अब देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इट ऑल्सो टेक्स टाइम्स, तो इसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको जो है बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए इसको बनाने का, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी कैश फ्लो बनाने की। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट। Following figures have been extracted from books of Manan Jo Limited for the year ended 31st March 2020. You are required to prepare cash flow statement using AS3 indirect method लिख दिया है। नहीं भी लिखेगा तो इंफॉर्मेशन देख के आपको पता चल जाएगा।
net profit before taking into account income tax and income from lawsuits but after taking account the following item. क्या बोला है? नेट प्रॉफिट कब से लिया है? पीबीटी लिया है और एक्सेप्शनल आइटम के पहले भी लिया है, लॉ सूट से आया हुआ इनकम के पहले। तो यही से हमको शुरू करना है। हमारे लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि यहीं का पीबीटी का बैलेंस दे दिया है, हम लोग पीबीटी से लेके शुरू करेंगे और एक्सेप्शनल आइटम के पहले भी हमको बैलेंस चाहिए ही था, तो हमारे लिए अच्छा है कि हमको एक्सेप्शनल आइटम के पहले का भी बैलेंस दे दिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसमें 7,50,000 सीधा सीधा ऐड हो जाना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस को हमको यहीं पे 45,000 को ऐड बैक कर देना है, ठीक है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट 5,25,000 का पेमेंट है। पीएल में कितना चार्ज हुआ, अगर आगे कुछ नहीं बताएगा तो यही अमाउंट ले आएंगे, पर अगर बताता है आगे चल के कि डिवेंचर 1,000 रुपीज का है, 5,25,000 बता रहा है ना, अगर आगे चल के बताता है कि 10 लाख का डिवेंचर है और उस पर 10% का इंटरेस्ट है, 1 करोड़ का डिवेंचर है और 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख होगा इंटरेस्ट, तो पीएल में जरूर उतना ही चार्ज हुआ होगा, ठीक है। पर ऐसे सवालों में फिर ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं कर पाएगा कि आफ्टर टेकिंग इन अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं लिखा होता और ये इंफॉर्मेशन कहीं और दिया होता और ये वाला इंफॉर्मेशन भी दिया होता, तब हम इसके 10% को प्रॉफिट में ऐड बैक करते। बट यहां जब बोल दिया है कि 525 भी पेड है और 525 भी पीएल में लिया हुआ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है 525 को लेने की, बिल्कुल ऐड कर देंगे, क्योंकि कह रहा है पीएल में इतना ही लिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, तो हमको अब सोचने का जरूरत नहीं है कि कितना लिया है पीएल में। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000 माइनस द इनकम कितना 30,000, कंपेंसेशन मिला है 1,35,000, ये एक्सेप्शनल आइटम है सूट फाइल्ड में, तो इसको हम ऑपरेटिंग में तो दिखाएंगे पर लास्ट में दिखाएंगे एक्सेप्शनल आइटम इनकम। ऐड करना है इसको, क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये इसमें लिया हुआ नहीं है, इसको हमको लेना है, ये एक कैश फ्लो है, इनकम फ्रॉम सूट फाइल। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,75,000 माइनस कर देना है, जैसे इनकम टैक्स को माइनस करते हैं वैसे इसको भी प्लस करना है। अच्छा ये मिस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये माइनस हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 22,500 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 वे रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 22,500 इंटू 100, 22,500 इंटू 100 इंटू 105% कर लो या 5% ऐड कर दो, 1 इंटू 100 5%, ये जो है ये आउटफ्लो, आई एम सॉरी वे रिडीम्ड, हाँ आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फर्दर द कंपनी इश्यूड 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 75 इंटू 10 इंटू 1.20 यानी 120%, इसमें से 25,000 इक्विटी शेयर वेर इश्यूड टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, ये नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 50,000 इंटू 10 इंटू प्लस 20%, आप जैसे भी समझ पाते हो, प्लस 20%, ये जो आएगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आएगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वेर पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो डिविडेंड कितना था 22,500 इंटू 100 इंटू 10%, इतने का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आएगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 7.5 लाख एंड 2.5 लाख फॉर 1920, अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था उससे आपको क्या मतलब है, टोटल पेमेंट 7.5 लाख और 2.5 लाख, 10 लाख रुपया डिविडेंड का आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लैंड वाज परचेज्ड फॉर ₹3 लाख फॉर विच द कंपनी इश्यूड 22,000 इक्विटी शेयर, जब 3 लाख का लैंड और इक्विटी शेयर है तो कैश तो है ही नहीं, द लैंड ओनर एंड बैलेंस इन कैश कंसिडरेशन, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे 3 लाख तो पेमेंट करना था माइनस
22,000 इंटू 10, इसका 120% कर दीजिए आप, या इसमें 20% जोड़ दीजिए। ये जो आएगा बैलेंस, ये आपका क्या होगा? ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, 3 लाख का लैंड खरीदा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया है। इन्वेंट्री देखो यहाँ पे उल्टा है ना, तो इंक्रीज्ड। यही मैं कह रहा था, एग्जाम में यही घुमा देता है, तो आप हमेशा ऐसे आदत होता है, जो अभी पिछले सवाल में मैंने किया था। तो 1977 माइनस 18, ठीक है, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये माइनस कर देना है इंक्रीज को, फिर सिमिलर टाइप से इन चारों का ट्रीटमेंट कर देना है। ओके, वी कैन सी हम लोगों ने डिस्कस किया, हमें फिगर याद है, 30 लाख का हमारा प्रॉफिट था, 750 का डेप्रिसिएशन एड बैक किया, 45 का डिस्काउंट किया, 5,25,000 का डिवेंचर पे इंटरेस्ट किया, 90 को माइनस किया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 को माइनस किया। सॉल्व, सो यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन कंपेयर। अगर आपको कहीं भी कोई भी आइटम समझने में दिक्कत होता है कैश फ्लो में, तो आप मुझे बताइए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सजेस्टेड आंसर्स में, टोटल जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें 5 से 6 सवाल है जो कैश फ्लो से रिलेटेड है, और इंस्टीट्यूट के मैट में 11-12 सवाल है। आप सारा बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन ही आपको समझ में ना आए तो मैं समझ सकता हूं, बट अगर आप कहते हैं कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्लास वर्क में पहले अधूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अपलोड कीजिए, कि ये तो पता चले कि आपने सॉल्व किया है, और फिर उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा हो वो मैं करा दूंगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आया, बन ही नहीं रहा हमसे, तो फिर वो बताइए, फिर हम अगले क्लास में थोड़ी देर इसको प्रोजेक्ट में लेंगे और पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और